नमस्कार, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय के इस अंतिम वीडियो में। हमने अब तक इस अध्याय की शुरुआत से लेकर अभी तक यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की इस कहानी को बहुत सारे यूरोपियन देशों के निर्माण के रूप में पढ़ा है। हमने फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब क्षेत्रों में किस प्रकार 18वीं शताब्दी और उसके बाद के वर्षों में एक के बाद एक इस राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया और एक उफान जैसा राष्ट्रवाद का उन पूरे यूरोपीय क्षेत्रों में आया और उन्होंने राष्ट्र राज्यों का स्वरूप ग्रहण किया। इस प्रकार की राष्ट्र राज्य जिसको हम जर्मनी कह रहे हैं, इटली कह रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कह रहे हैं, यह 18वीं शताब्दी और उससे पूर्व के यूरोप के मानचित्र पर नहीं थे। वो किस प्रकार अस्तित्व में आए, वो सारी बातें हमने इससे पूर्व के वीडियो में और अच्छे तरीके से समझी है। अभी इस अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का जो अंतिम दो हिस्से हैं 1.5 और 1.6, राष्ट्र की दृश्य कल्पना और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ऐसे दो इस अध्याय के अंतिम हिस्से, उनको हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। अभी तक हमने राष्ट्रवाद की भावना को पढ़ा। हमने अर्न्स्ट रेनन के विचारों से राष्ट्र क्या है, उनके उस विचारों से इस अध्याय की शुरुआत की थी। राष्ट्र के लिए एक साझा संस्कृति, एक समान जो गौरवपूर्ण अतीत है, वर्तमान में कुछ कर गुजरने का एक संकल्प और भविष्य में भी महान कार्य कर पाने की इच्छा, ये जब किसी समाज में आती है तो राष्ट्रों का निर्माण होता है। और इसी प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत होकर संपूर्ण यूरोप में 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान कई प्रकार के राष्ट्र राज्यों ने जन्म लिया। इन सारी क्रांतियों के दौरान, इन सारे इस राष्ट्रवाद के उफान के दौरान कई राष्ट्रों में राष्ट्र की दृश्य कल्पना की गई। राष्ट्र की दृश्य कल्पना अर्थात कुछ ऐसा प्रतीक, कुछ ऐसे रूपक गढ़े जाना जिसको देखकर राष्ट्र की अनुभूति होती हो। जैसे हम सब लोग भारत में रहने वाले लोग हैं और भारत के लिए आदिकाल से हम भारत माता यह शब्द इस्तेमाल करते आए हैं और 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में भी भारत माता का एक पोर्ट्रेट बनाया गया, एक चित्र बनाया गया जिसको देखते ही भारत की एक अनुभूति होती है, भारत राष्ट्र की अनुभूति होती है। उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ दृश्य कल्पना, जिसको देखते ही राष्ट्र की कल्पना का साकार स्वरूप हमारे सामने आ पाता हो। तो यूरोप में जिन क्रांतियों, जिन राष्ट्र राज्यों के निर्माण की कथाएं हमने इससे पूर्व के वीडियो में सुनी हैं, उन्हीं के अंदर अपने राष्ट्र के लिए कुछ दृश्य रूपक भी बनाए गए। अलग अलग प्रतीक चिन्ह। रूपक जो शब्द है उसका अर्थ होता है किसी अमूर्त विचार का, जो वास्तव में दिखाई नहीं देता, उस अमूर्त विचार को कोई रूप या कोई प्रतिबिंब, कोई प्रतीक देना, जिससे उस अमूर्त विचार को, जैसे जिसको सामान्यतया तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन उस प्रतीक को देखकर वह अमूर्त विचार भी जीवंत हो उठे। जिस प्रकार राष्ट्र को किसी व्यक्ति का चित्र बनाना यह तो आसान काम है, लेकिन किसी राष्ट्र को मानव स्वरूप दे देना यह बहुत कठिन काम है। लेकिन यूरोप के अंदर इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हुई, राष्ट्र राज्यों के जो निर्माण हुए, उन राष्ट्रवाद के उस भावना ने राष्ट्र की दृश्य कल्पना भी की और राष्ट्र का मानवीकरण इन सारे यूरोपियन देशों में हमको देखने को मिलता है। राष्ट्र का मानवीकरण अर्थात राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में प्रतिबिंबित करना, राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में चित्रित करना, एक मूर्ति के रूप में उसको दिखाई देना, दिखाना, यह जो विचार चला, यह जो एक माहौल बना संपूर्ण यूरोप में, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ राष्ट्र का मानवीकरण। अर्थात अपने राष्ट्र को एक चित्र के रूप में मानव स्वरूप देना, इस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है शब्द राष्ट्र का मानवीकरण। तो यूरोप में बहुत सारे देशों ने अपने राष्ट्र का इस प्रकार का मानवीकरण किया, एक चित्र, एक प्रतीक, एक रूपक के रूप में अपने राष्ट्र की अभिव्यक्ति उन लोगों ने की, जिसमें से अपने किताब में दो बड़े नाम आए हैं। एक है जर्मेनिया। जर्मेनिया क्या था? तो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की एक रूपक प्रतीक थी। इस जर्मेनिया, जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा कि हमने भारत के लिए शब्द इस्तेमाल किया भारत माता, और भारत माता का एक पोर्ट्रेट, एक चित्र अपने सामने आता है, भारतीय कलाकारों ने उसको बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। उसी प्रकार जर्मन राष्ट्र का ये जो संपूर्ण संघर्ष चला,
उस संघर्ष में से जर्मनी के लिए, जर्मन राष्ट्र के लिए एक रूपक तैयार किया गया, जर्मेनिया। ये जर्मेनिया एक महिला के रूप में जर्मन राष्ट्र की प्रतीक थी, जिसको देखते ही जर्मनी राष्ट्र की अनुभूति जर्मन लोगों के बीच में होती थी। इसको दिखाने के लिए बहुत सारे चित्र बनाए गए। तो आपको ध्यान होगा, आपकी इस किताब में आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 3 प्रकार के चित्रों में जर्मेनिया और अभिव्यक्त हुई है। चित्र संख्या 17 जो है वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो जर्मन राष्ट्र के निर्माण की प्रथम अभिव्यक्ति थी, जो असफल हो गई। लेकिन वो जर्मन राष्ट्र के निर्माण के लिए जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई थी, उस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर उस सेंट पॉल चर्च के बाहर लटकाया गया था एक बड़ा चित्र। वो चित्र किसका था? वो जर्मेनिया का ही था। इस चित्र संख्या 17 के अंदर आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, अपनी पुस्तक में भी ये चित्र दिया हुआ है। इसी प्रकार उस जर्मेनिया को द फॉलन जर्मेनिया, जिस समय जर्मन राष्ट्र अपने युद्धों में हारा और हार कर बेढाल हुआ, हताश हुआ, निराश हुआ, तो जर्मनी की उस हार को उस जर्मेनिया जो कि प्रतीक थी जर्मन राष्ट्र की, उसको गिरा हुआ, मुंह नीचे लटकाए हुए, उसका मुकुट उसके सर से उतरकर साइड में गिरा हुआ है। चित्र जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपकी किताब में भी आया है। जूलियस ह्यूबनर नामक एक चित्रकार ने इस चित्र को 1850 में बनाया, जब जर्मनी की युद्धों में हार हुई और निराश जर्मनी को इस चित्र में दर्शित किया गया। इस चित्र का जो शीर्षक दिया गया वो शीर्षक भी था द फॉलन जर्मेनिया, निराश जर्मेनिया, अर्थात जर्मन राष्ट्र की निराशा का को इस चित्र में प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार का एक और चित्र संख्या 19, उसमें इस जर्मेनिया को जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, जो राइन नदी थी जहां से जर्मन राष्ट्र की सीमाएं प्रारंभ होती थी, वहां इस जर्मेनिया को हाथ में तलवार लेकर और एक संघ की दहाड़ करते हुए उस जर्मन जो राइन नदी थी, जो जर्मन राष्ट्र की सीमाएं तय करती थी, उस राइन नदी की सुरक्षा करते हुए और जर्मेनिया को हाथ में तलवार लेकर इस चित्र में दिखाया गया। लॉरेंट क्लासेन नाम के एक चित्रकार ने इसको बनाया था 1860 में। इस चित्र में जर्मेनिया के हाथ में जो तलवार है, उस तलवार पर लिखा हुआ है कि जर्मेनिया की यह तलवार राइन नदी की रक्षा करती है, अर्थात जर्मन की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं की रक्षा करते हुए जर्मेनिया को दिखाया गया। तो जर्मेनिया कुल मिलाकर के जर्मन राष्ट्र की एक मानवीकृत अभिव्यक्ति थी। जर्मन राष्ट्र को एक मनुष्य स्वरूप में दिखाया गया और महिला प्रतिरूपक के रूप में इसको अभिव्यक्त किया गया, जर्मेनिया। इसी प्रकार मारियान नाम का एक मानवीकरण राष्ट्र का किया गया, जो फ्रांसीसी गणराज्य की जो कल्पना हुई, फ्रांस गणराज्य जो जिसकी कल्पना और जिसके लिए संघर्ष किया फ्रांसीसी लोगों ने, उस फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीक के रूप में मारियान को दिखाया गया। मारियान एक ईसाई नाम था जो उस समय ईसाइयों के बीच में बहुत प्रचलित था। तो उस मारियान ईसाई नाम अपने राष्ट्र को कि उस रूपक को ये ईसाई नाम दिया गया। सर पर एक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, उससे उस चित्र की शोभा और उसके रूपक को बढ़ाया गया। इस प्रकार की ये मारियान की जो मूर्ति थी, जो फ्रांसीसी राष्ट्र की अभिव्यक्ति थी, उस मूर्ति को संपूर्ण फ्रांस के चौराहों पर लगाया गया, सिक्कों पर और डाक टिकटों पर भी उसको छपाया गया, ताकि उसको देखकर फ्रांसीसी लोगों के हृदयों में अपने राष्ट्र की एक अनुभूति वह हो, राष्ट्र की एक समान दृश्य कल्पना संपूर्ण जनमानस में खड़ी रहे, बनी रहे। इसके लिए ये राष्ट्रों का मानवीकरण किया गया, जर्मेनिया और मारियान के रूप में। इसी के साथ जिस प्रकार जर्मेनिया और मारियान के रूप में अपने राष्ट्र की दृश्य कल्पना की गई, इसी प्रकार की और बहुत सारे प्रतीकों को गढ़ा गया। क्रांति के उन संपूर्ण समय में राष्ट्रवाद की उन भावनाओं ने कई प्रतीकों के रूप में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। ये प्रतीक इस प्रकार थे। इस पुस्तक में आए इस चित्र के अंदर हम इन सब प्रतीकों को खोज सकते हैं। ये जो प्रतीक थे, ये वास्तव में उनके पीछे छुपी हुई राष्ट्रवादी भावनाओं को अभिव्यक्त करते थे। जैसे ये देखिए आप इस चित्र में टूटी हुई बेड़ियां जो हमको दिखाई दे रही है, ये टूटी हुई बेड़ियां प्रतीक थी आजादी मिलने की, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति का अर्थ जब बेड़ियां बांधी जाती है, अर्थात
किसी को गुलाम बनाया जाता है, किसी को कंट्रोल किया जाता है। और जब वो बेड़ियां टूटती हैं तो वो टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक हैं? आजादी मिलने के, स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रतीक बनी वो टूटी हुई बेड़ियां। इसी प्रकार चित्र में आप देख सकते हैं एक बाज छाप कवच, एक ऐसा कवच जिसको योद्धा युद्ध के समय अपने शरीर पर धारण करते हैं और उसके ऊपर बाज की एक छाप लगी हुई है। ये बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की जो शक्ति थी उस शक्ति का प्रतीक बताया गया था। इसी प्रकार बलूत की पत्तियों का एक मुकुट इस चित्र में हमको दिखाई देता है, वो बहादुरी, ब्रेवरी, बहादुरी का प्रतीक था। तलवार मुकाबले की तैयारी, युद्ध में जाने का एक अभ्यास, एक तैयारी, उसका प्रतीक थी वो तलवार। और एक तलवार के ऊपर ही लिपटी हुई ये जो जैतून की पत्तियां हैं, ये जैतून की डालियां, ये तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली, ये शांति की चाह, युद्ध, लेकिन युद्धों के साथ साथ एक शांत सुशासित प्रदेश की कामना जो उदारवादी राष्ट्रवादी लोगों के हृदयों में थी कि केवल युद्ध 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 नहीं, तो उस जिस राष्ट्र की स्थापना के लिए युद्ध हो रहे हैं उस राष्ट्र के अंदर शांति की भी चाह उस तलवार पर लिपटी हुई वो जैतून की डाली बताती थी। इसी प्रकार काला, लाल और सुनहरे रंग का वो जो तिरंगा, वह 1848 में जो उदारवादी राष्ट्रवादी लोग थे उन राष्ट्रवादी लोगों की का झंडा था जो उनकी अपेक्षा के अनुकूल उनके राष्ट्र की अभिव्यक्ति करता था। और इसी प्रकार एक उगता हुआ सूरज जो है, उगते हुए सूरज की जो किरणें हैं वो नए युग का सूत्रपात, गुलामी, निरंकुश राजतंत्र और उन सब में लिपटा हुआ समाज, यूरोपियन समाज किस प्रकार नए युग की आस रखता है, उस नए युग की इच्छा को, उस नए युग के सूत्रपात को प्रदर्शित करती थी वो उगते सूरज की किरणें। इसी प्रकार के कई प्रतीक यूरोप में उन दिनों प्रचलित हुए, हम सब लोग जानते हैं। जिसमें फ्रांस के अंदर हमने फ्रेडरिक सोरियो के उस काल्पनिक चित्र यूटोपिया की जब बात की थी इस अध्याय के शुरुआत में, तो उस चित्र में फ्रेडरिक सोरियो ने स्वतंत्रता की ये जो भावना है उस स्वतंत्रता को भी एक महिला, एक मूर्ति के रूप में, महिला की मूर्ति के रूप में और स्वतंत्रता की भावना को अभिव्यक्त किया था। तो स्वतंत्रता की भी प्रतिमा एक नारी के रूप में फ्रेडरिक सोरियो ने भी दिखाई थी। और इसी प्रकार का रूपक न्याय की देवी, इंसाफ की देवी, इंसाफ की, न्याय की जो भावना है उस न्याय की भावना को भी एक महिला के रूप में, एक मूर्ति के रूप में प्रतिबिंबित किया गया, जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी है और हाथ में वो तराजू लिए हुए है। तो ये सब चीजें उस राष्ट्रवाद के उदय के कालखंड में यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित कई भावनाएं, कई विचार जो हैं उनको प्रतीकों के रूप में दिया गया। और केवल भावनाएं और विचार ही प्रतीक का रूप नहीं पाई बल्कि राष्ट्रों का भी मानवीकरण हुआ। ये सब उसके उदाहरण हैं जो इस चैप्टर के इस 5वें भाग में आए हैं। हम आगे बढ़ते हैं इस पहले अध्याय के अंतिम भाग में 1.6 जो पार्ट है इस फर्स्ट लेसन का, उसकी तरफ, जिसका नाम है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद के बारे में हमने पर्याप्त पढ़ा है, किस प्रकार एक समान संस्कृति, एक साझा अतीत के आधार पर अपने राष्ट्र को जीवित करने, अपने राष्ट्र को संगठित करने के स्वप्न लेकर उदारवादी राष्ट्रवादियों ने वर्षों तक प्रयत्न किए। 18वीं शताब्दी के बाद 100-150 साल जो हैं वो सारे के सारे इन वर्षों में यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में इस राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और राष्ट्र राज्यों ने जन्म लिया। 18वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में जिस प्रकार यह राष्ट्रवाद की भावना आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई थी, अर्थात राष्ट्रवाद का मतलब जनता की इच्छाओं का सम्मान, राष्ट्रवाद का मतलब अपने राष्ट्र के प्रति गौरव। राष्ट्रवाद का अर्थ उस समय था कि एक ऐसा राज्य जहां अपनी संस्कृति का सम्मान होता हो। लेकिन जैसे जैसे ये राष्ट्रवाद का दौर यूरोप में बढ़ता चला गया, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में, जो आखिरी चौथाई जिसको कह सकते हैं, 19वीं शताब्दी का जो अंतिम हिस्सा बचा था, तब तक आते आते इस राष्ट्रवादी भावना ने यूरोप में अपना मूल स्वभाव ही बदल लिया। जहां
शुरुआती राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी वह केवल अपनी संस्कृति के गौरव, अपने संस्कृति के सम्मान, अपनी साझा संस्कृति के आधार पर अपने राष्ट्र के निर्माण की बात करती थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते ये जनतांत्रिक नहीं रही, ये मानव मूल्यों को खोने लगी, विशेषकर यूरोप की हम बात जब करते हैं तो। और ये क्यों जनतांत्रिक नहीं रही, उदारवादी नहीं रही? क्योंकि अपने राष्ट्र का निर्माण करना, अपने राष्ट्र को ताकतवर करना, अपनी संस्कृति के आधार पर अपनी संस्कृति का सम्मान करना, यह तो राष्ट्रवाद का एक अच्छा पक्ष है जो सभी जगह पर होना ही चाहिए। लेकिन यूरोपियन राष्ट्रवाद जो है उसने एक गलत चित्र दुनिया के सामने भी प्रस्तुत किया। और वो क्या? अपने राष्ट्रवाद की भावना का नाम लेकर उस राष्ट्रवाद की भावना के पीछे दूसरे की संस्कृति का अपहरण करना, दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना, छोटे छोटे देशों को निगल जाना, वहां की संस्कृतियों को समाप्त कर देना, यह एक क्रम प्रारंभ हो गया इस राष्ट्रवाद के नाम पर 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते। और इस प्रकार की जो ये स्थिति होती है, जब कोई एक देश बलपूर्वक, छलपूर्वक, चीटिंग के साथ में या फिर हथियार के साथ में छोटे छोटे देशों को निगलना जब प्रारंभ करते हैं, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करना जब वो प्रारंभ करता है, तो इस प्रकार की जो स्थिति है उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है साम्राज्यवाद। जब कोई एक देश अपनी ताकत के बल पर, पैसे के बल पर भी हो सकता है, या फिर छल पूर्वक दूसरे देशों के सीमाओं पर, दूसरे देशों के भूभाग पर अतिक्रमण करने का, कब्जा करने का कोशिश करता है, तो उसे कहते हैं साम्राज्यवाद। तो राष्ट्रवाद जो है 18वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में जन्म लिया, जिसको इस पूरे चैप्टर के स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है। और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में यूरोप में जन्मा ये राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते किस में बदल गया? साम्राज्यवाद में बदल गया। ये राष्ट्रवाद के साम्राज्यवाद में बदलने की जो अभिव्यक्ति है, किस प्रकार राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया, ये सबसे अच्छी तरीके से जो दिखाई देती है वो दिखाई देती है बाल्कन प्रदेशों में। 1871 के बाद ये जो बाल्कन प्रदेश है, अब सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है कि बाल्कन प्रदेश कहाँ है? तो जरा एक बार इस चित्र में बाल्कन प्रदेश कहाँ है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को ध्यान करते हैं। हमने यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद के उदय की इस कहानी को जो पढ़ा अब तक, हमने बहुत सारे नेशन स्टेट का निर्माण किस प्रकार हुआ, राष्ट्र राज्यों का निर्माण किस प्रकार हुआ, उसमें कुछ राष्ट्रों के नाम पढ़े हैं। जैसे हमने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्र बनने की कहानी अभी अंत में ही पढ़ी थी। हमने इटली के निर्माण की बात पढ़ी, हमने फ्रांस के निर्माण की बात पढ़ी, जर्मनी के निर्माण की बात पढ़ी। तो आप देखिए ये जो सारे बड़े बड़े राष्ट्र हैं जो उस समय राष्ट्र बनकर यूरोप की बड़ी ताकतें बन चुकी थी, इन्हीं ताकतों से इटली के राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप इस मानचित्र में देखेंगे, इटली के आगे खाली एक समुद्र का हिस्सा है और उस समुद्र के पार राइट की तरफ, मेरी तरफ इस मैप में जब आप देखेंगे तो आपको ये जो संपूर्ण क्षेत्र नजर आ रहा है, ये क्षेत्र है बाल्कन प्रदेश। इसे कहा गया बाल्कन प्रदेश, इसे कहा जाता है बाल्कन प्रदेश। इस बाल्कन प्रदेश में बहुत सारी भौगोलिक और जातीय भिन्नता पाई जाती है। आधुनिक समय में अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो आज के बाल्कन प्रदेशों में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ये संपूर्ण देश जो हैं ये सभी मिलाकर के बाल्कन प्रदेश कहलाते थे। और इस संपूर्ण क्षेत्र में बहुत प्रकार की भौगोलिक भिन्नताएं और जातीय भिन्नताएं पाई जाती थी। वास्तव में तो ये जो नाम अभी आपने सुने हैं, जो प्रदेशों के नाम हैं, जो आधुनिक देशों के नाम हैं यूरोप के, ये सभी बाल्कन प्रदेश में पाई जाने वाली अलग अलग जातियां थी। रोमानिया नाम की जाति, बुल्गारिया जाति का नाम है, अल्बेनिया जाति का नाम है। तो ये सभी प्रकार की जातियां इस संपूर्ण बाल्कन प्रदेश में पाई जाती थी और इन संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर ओटोमन साम्राज्य का राज था। अधिकांश बाल्कन, ये जो संपूर्ण प्रदेश थे, इन संपूर्ण प्रदेशों पर ओटोमन साम्राज्य अर्थात तुर्क जो लोग थे, उन तुर्क लोगों का शासन इन संपूर्ण बाल्कन प्रदेशों पर था। और ये जो तुर्क लोग थे, ये इन बाल्कन जनजाति के जो लोग थे, जाति के जो लोग थे, उनका शोषण किया करते थे। और इसलिए ये संपूर्ण जो जातियां थी
बाल्कन प्रदेशों की, ये पीड़ित थी, शोषित जातियां थी। किस प्रकार इन बाल्कन प्रदेशों में तनाव उत्पन्न हुआ 1871 के बाद, जब राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद की ओर अग्रसर होने लगा, उसके उदाहरण के रूप में बाल्कन क्षेत्र के इस तनाव को हम पढ़ रहे हैं। तो बाल्कन क्षेत्र में तनाव क्यों उत्पन्न हुआ, तो सबसे पहला कारण हमने उसमें देखा उस तनाव के जन्म का, कि उस जगह पर भौगोलिक और जातीय रूप से बहुत सारी भिन्नता थी। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, इस प्रकार की कई प्रकार की जातियां वहां पर निवास करती थी। उसके ऊपर ऑटोमन साम्राज्य का राज था और जो तुर्क लोग थे, उन तुर्क लोगों के द्वारा इन जातियों का शोषण भी किया जाता था। और इसलिए जिस समय संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना प्रसारित हो रही थी, जिसके बारे में इस चैप्टर की शुरुआत से लेकर अभी तक हम पढ़े हैं 4 भागों में, वो राष्ट्रवादी भावनाएं जब प्रसारित होती होती इस बाल्कन क्षेत्र के अंदर पहुंची, तो यहां इस राष्ट्रीयता का भावना का प्रसार हुआ। और इस राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार के साथ साथ जैसे जैसे ये कबीले कह सकता हूं मैं इनको, ये जो छोटे छोटे राज्य थे, इनकी शक्तियां थोड़ी बढ़ने लगी, तो उसके साथ साथ ऑटोमन साम्राज्य का पतन भी होने लगा। ऑटोमन साम्राज्य का पतन की स्थिति के कारण से जब यह तुर्क जो साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य के लिए तुर्क शब्द भी इस्तेमाल होता है, तो ये ऑटोमन साम्राज्य जैसे जैसे कमजोर होने लगा, वैसे वैसे इस बाल्कन क्षेत्र के ये जो छोटे छोटे राज्य थे, इन सब लोगों ने अपनी स्वतंत्रता हेतु अपनी कमर कसना, कटिबद्ध होना यह प्रारंभ कर दिया। ये सारे छोटे छोटे जो देश थे, ये भी यूरोप के उन बड़े देशों की तरह अपने आप को अपने अतीत के आधार पर, अपने इतिहास के आधार पर ये दावा करते थे कि हम तो स्वयं एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में थे और ऑटोमन साम्राज्य ने हमारे ऊपर कब्जा करके हमको गुलाम बनाया है, इसलिए हम अपने आप को इस ऑटोमन साम्राज्य से मुक्त करके वापस अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। ऐसा उस बाल्कन के इन छोटे छोटे स्टेट्स को लगने लगा और ये सब छोटे छोटे जो क्षेत्र थे वो अपनी आजादी के लिए प्रयत्न करने लगे, अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने लगे और एक संघर्ष की स्थिति इस संपूर्ण बाल्कन क्षेत्र में उत्पन्न हो गई। बाल्कन क्षेत्र में ये संघर्ष चल रहा था और उसके कारण से ये जितने भी बाल्कन राज्य थे, जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया और भी बहुत सारे हैं, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ये सब देशों के अंदर एकता का अभाव हो गया, एकता का पूर्णतया अभाव था। और इस कारण से प्रत्येक ये जो क्षेत्र था, चाहे वो रोमानिया हो, बुल्गारिया हो, अल्बेनिया हो, जहां भी ये संघर्ष चल रहा था स्वतंत्रता का, ये आपस में एक दूसरे के प्रति भारी ईर्ष्या भी रखते थे। ईर्ष्या का कारण यह था कि सब अपने अपने हिस्से में बड़ा भूभाग चाहते थे। ये सारे के सारे देश अधिकाधिक क्षेत्र की चाह लेकर एक दूसरे के साथ लड़ने भिड़ने लगे थे और इस कारण से इस पूरे बाल्कन क्षेत्र में एक तनाव का वातावरण खड़ा हो गया और ये तनाव जैसे जैसे बढ़ रहा था, इसके समाचार पहुंच रहे थे यूरोपियन शक्तियों के बीच में भी। यूरोपियन शक्तियों का भी इंटरफेयर इस बाल्कन क्षेत्र में होने लगा। यूरोपियन शक्तियां मतलब उस प्रथम मानचित्र में जहां आपने देखा, जो इस समय तक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुके थे, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, ये सारे के सारे बड़े बड़े जो राष्ट्र थे, यूरोपियन शक्तियां जो बन चुकी थी तब तक की, वो यूरोपियन शक्तियां भी बाल्कन क्षेत्र में इन जातियों के बीच में उठे इस तनाव का फायदा लेने के लिए बाल्कन क्षेत्र में इन यूरोपियन शक्तियों का भी इंटरवेंशन हो गया, उनका भी आगमन बाल्कन क्षेत्र में हो गया और इन यूरोपियन शक्तियों के बीच भी एक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, ज्यादा से ज्यादा बाल्कन प्रदेशों को जीतने की, उसमें अपना प्रभाव बढ़ाने की। और इस प्रतिस्पर्धा ने यूरोपियन शक्तियों की बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की जो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई उन यूरोपियन शक्तियों के बीच में, उसने ही 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का सूत्रपात कर दिया। अर्थात यूरोपियन शक्तियों की यह चाह कि उन छोटे छोटे बाल्कन प्रदेशों को जीतकर अपने राष्ट्र में मिला लिया जाए, अपना साम्राज्य का विस्तार कर दिया जाए, वो जो साम्राज्यवादी सोच उन राष्ट्रों की थी, उसने 1914 में संपूर्ण विश्व को प्रथम विश्व युद्ध की एक अंधी खाई में धकेल दिया, जिसने मानवता को कितना नुकसान पहुंचाया उसके लिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए वो राष्ट्रवाद की भावना जो प्रारंभ हुई थी फ्रेडरिक सोरियो के उस आदर्श
चित्रों की श्रृंखला में, फ्रेडरिक सोरियो के उस यूटोपिया में किस प्रकार एक के बाद एक जो देश हैं वो स्वतंत्रता प्राप्ति की और स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और ऊपर से ईसा मसीह और दूसरे फरिश्ते उनको देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। वह प्रसन्नता शायद फ्रेडरिक सोरियो 1914 तक जीवित होता तो वो एक चित्र और बनाता कि वो सारे फरिश्ते जो हैं वो प्रसन्न नहीं हो रहे, वो तो निराश हो रहे हैं, क्योंकि यूरोप में जन्मी राष्ट्रवाद की भावना जो अपनी संस्कृति के आधार पर राष्ट्र के निर्माण से प्रारंभ हुई थी, उसने छोटे छोटे देशों को निगलने का एक अभियान का शक्ल उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, इस प्रकार के प्रयत्नों को जन्म दे दिया, और उसके कारण से 1914 में दुनिया ने प्रथम विश्व युद्ध होते हुए देखा। तो बच्चों, इस वीडियो के साथ एनसीईआरटी इतिहास का ये जो प्रथम अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसको हमने पूरा पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम इस संपूर्ण अध्याय को प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से दोहरान करेंगे। अभी तक जितना भी ये अध्याय आप लोगों ने सुना पढ़ा है, उसके संदर्भ में अगर आपका कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि जो रिवीजन वाला वीडियो है उस वीडियो में हम उन प्रश्नों को भी सम्मिलित कर सकें। नोट्स प्राप्ति के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।